सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्थीनिया ग्रेविस एमजी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये एक तरह का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, एक तरह का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो न्यूरोलॉजी के अंदर पूछा ही जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस के आस्क किए जाते हैं, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग आंसर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। सो लेट्स डिस्कस माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। सो माइस्थीनिया ग्रेविस एमजी इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सबसे पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होते हैं, मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी खुद की जो सेल्स होते हैं, खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे सेल्स को ही अटैक करने लगता है। मीन्स जो खुद के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो अपने ही सेल्स को एक तरह का एंटीजन या तो फॉरेन बॉडी समझ के एक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर डेवलप होती है। और उस डिसऑर्डर क्या कहते हैं हम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, मीन्स जो नर्व एंडिंग एंड जो मसल एंडिंग के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो माइस्थीनिया ग्रेविस किसको अफेक्ट करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसको अफेक्ट करता है। इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिंग डिग्री ऑफ वीकनेस ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, जो कि क्या रिजल्ट करता है, बहुत सारे हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस डेवलप हो जाती है ड्यू टू कॉज ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। आगे बढ़ लेते हैं। इन दिस कंडीशन एंटीबॉडीज अटैक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। इस कंडीशन में क्या होती है, जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक करती है, और साथ ही साथ जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसमें क्या होता है, एक तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है। या तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है या तो वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है या तो उसमें कमी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस डेवलप होता है, विच इज़ क्रूशियल सब्सटेंस फॉर नर्व सेल एंड मसल कम्युनिकेशन। दिस रिजल्ट्स इन मसल वीकनेस एंड मेनली फेशियल एंड ब्रीदिंग मसल। जिसकी वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस देखने को मिलती है। कौन कौन से मसल्स जो होते हैं जो वीक पड़ जाते हैं, मेनली कौन कौन से मसल्स होते हैं, मेनली फेशियल जो हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है वीकनेस, और ब्रीदिंग मसल जिसके थ्रू हम सांस ले पाते हैं। मीन्स दो ग्रुप ऑफ मसल्स को ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक होता है फेशियल मसल, एक होता है ब्रीदिंग मसल। सो ये था माइस्थीनिया ग्रेविस का ओवरव्यू एंड डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके इटियोलॉजी, इसके कारण, इसके कॉज के बारे में। सो द एग्जैक्ट कॉज इज़ इडियोपैथिक और अनोन। तो जो एग्जैक्ट इसका कॉज है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया गया है, अनोन है। बट देयर इज़ अनदर कॉज। सेकेंडरी कॉज में क्या है, डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू मसल्स। दिस इज़ मेनली ड्यू टू, जो सेकेंडरी कॉज है वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का मसल्स में जो ट्रांसमिशन है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। एंड ये डिफेक्ट कैसे कॉज होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ड्यू टू डेफिशिएंसी मीन्स कमी की वजह से, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कहीं ना कहीं एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाती है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है, या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट रिसेप्टर एट एनएमजे। मीन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर जो मसल एंडिंग होती है, मसल जो एंडिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, अगर वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की कमी होती है या तो एसिटाइलकोलिन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, उसके कारण ये डिजीज़ डेवलप हो सकती है। ये था इसका सेकेंडरी कॉज। और भी कौन कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से हो सकता है, थाइमस एबनॉर्मेलिटीज़। थाइमस एबनॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब है, मीन्स हमारे जो बॉडी में एक थाइमस ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर उसमें भी किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मीन्स इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं इन माइस्थीनिया ग्रेविस। सो फर्स्ट वन इज़ मसल वीकनेस, मेनली इन फेशियल एंड ब्रीदिंग मसल। मसल वीकनेस देखने को मिलती है कौन कौन से ग्रुप ऑफ मसल में, मेनली फेशियल एंड ब्रीदिंग मसल। ओके, डबल विजन डिप्लोपिया कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स डबल विजन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वीक आईलिड्स, यूनिलैटरल टॉसिस, डिफ़िकल्टीज स्पीकिंग एंड स्माइलिंग,
कहीं ना कहीं स्माइलिंग एंड स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है ड्यू टू मसल वीकनेस। डिफ़िकल्टी चूइंग एंड सॉल्विंग, चबाने में और निगलने में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, कहीं ना कहीं जो आईलिड्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस हो जाता है उस मसल्स के अंदर, तो वो ड्रूपिंग मीन्स बहुत ही स्ट्रेट नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं ड्रूप हो जाता है, तो वही भी कंडीशन देखने को मिलती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। ओके, हॉर्स वॉइस का जो होता है वो ट्यून चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है। फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलती है ड्यू टू फेशियल मसल वीकनेस। प्रॉब्लम वॉकिंग अप स्टेयर्स एंड लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर चढ़ने में या तो कोई हैवी सामान उठाने में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू मसल वीकनेस। एंड फैटिगनेस मीन्स थकान भी देखने को मिलती है। सो ये सारे जो होते हैं वो साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अब जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स को, कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिजीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनको ये डिजीज़ होने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो फीमेल जेंडर एज ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल जेंडर में ये देखा गया है, और जो 40 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर होते हैं उनको ये डिजीज़ होने की संभावना होती है। मेल जेंडर ओवर 60 ऑफ एज, मीन 60 ईयर्स के ऊपर जो मेल जेंडर्स होते हैं उनमें ये डिजीज़ बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। एज़ वेल एज़ अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई भी अगर दूसरा बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है कि ये डिजीज़ को डेवलप कर सकता है। सो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब जान लेते हैं इसकी डायग्नोसिस, इसके डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले हम जो पर्सन होता है उसका हिस्ट्री लेते हैं, उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसका एनवायरमेंटल हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, एवरी टाइप ऑफ हिस्ट्री हम उसका लेते हैं। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, एज वेल एज मसल एंड नर्व का एग्जामिनेशन कराते हैं। ओके, ब्लड टेस्ट कराते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई एंटीबॉडी तो नहीं प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। एंड NCV नर्व कंडक्शन टेस्ट कराते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमायोग्राम एक टेस्ट होता है जो कि मसल्स की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए होता है, तो वो भी कराते हैं फॉर टू आइडेंटिफाई मसल वीकनेस, जिसके थ्रू हमें मसल वीकनेस का आइडिया हो जाता है। सो ये था इसका डायग्नोस्टिक फीचर। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट इन मेडिकल मैनेजमेंट हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है हमारे बॉडी को ही लेके, तो कहीं ना कहीं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट से क्या होगा, जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो हाइपर एक्टिव ना होके नॉर्मल हो जाएगी, जिसके थ्रू ये डिजीज़ जो होगा वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस कराते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। एंड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी गिवन। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ गया मीन्स कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आता है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी एडवाइस करते हैं। सो ये जो था इसका था मेडिकल मैनेजमेंट। अब जान लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो थाइमेक्टमी एक तरीके की सर्जरी होती है जो कि थाइमस के लिए होती है। अगर थाइमस में कोई कंडीशन डेवलप होता है जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस डेवलप होता है, तो अगर कॉज थाइमस है तो उस कंडीशन में हम थाइमेक्टमी के लिए रिकमेंड करते हैं। सो ये था पूरा माइस्थीनिया ग्रेविस का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोग को बहुत क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो बाय।